नेपाल के द्वारा जो भारत का सीमा है, जो बिहार से सटे हुए जो ज़िले हैं, सीतामढ़ी के जो ज़िले हैं, वहाँ पे नेपाल की तरफ से कुछ मज़दूरों पर जो है फायरिंग की गई। कहा यह जाता है जो कहीं न कहीं जो सीमा का जो भूमि विवाद है वह है, और नेपाल की तरफ से कल फायरिंग हुई है, जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत की सूचना है, बाकी लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ बिहार की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं एक रूप ले ली है, और विपक्ष जो है लगातार केंद्र सरकार और सरकार पे हमलावर है। जो कहीं न कहीं अभी तक कोई भी बयान जो है दोनों में से किसी की तरफ से सार्वजनिक बयान नहीं आई है। इसी क्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललित मोहन जी हैं, जो वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। ललित जी, क्या लग रहा है कल की घटना को वंचित समाज पार्टी किस चश्मे से देखती है? क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारी में इस तरह की घटनाएं हो जाती है। नेपाल जैसे पड़ोसी देश, मित्रवत देश, अगर वो आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, क्या करना चाहिए केंद्र सरकार को? आप क्या मांग करेंगे? आपकी क्या अपील है? देखिए, इसमें दो बात समझने की है। केंद्र सरकार अपने एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी पे क्लियर नहीं है। उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। ये जो टेंडेंसी मोदी जी ने बना रखा है ना कि सोनार की तरह ठुक 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 हम करते रहेंगे, इससे बाहर निकलना होगा। इसका रीज़न आपको कहते हैं, नेपाल की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो आपके ऊपर फायरिंग करे। कोई ना कोई तो इसको इंस्टिगेट कर रहा है। आप इस बात को समझने और मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं कि ये सारे खेल के पीछे चाइना बैठा हुआ है, चाइना उसको इंस्टिगेट करा रहा है। जिस इशू को लेके फायरिंग की गई है वो कोई इशू ही नहीं है। आज आप सीतामढ़ी की बात करते हैं, सीतामढ़ी से जोगबनी तक चले जाइए, 72 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां नो मैंस लैंड में लोग रहते हैं और एक दूसरे से आते जाते हैं, शादी ब्याह का लोग का संबंध है। दुर्भाग्य क्या है कि गोली चली, न हमारे प्रधानमंत्री से के मुंह से एक शब्द निकला, न एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के मुंह से एक शब्द निकला, और जो पिया मन भाई सदा सुहागन नीतीश बाबू के मुंह से एक शब्द निकला। कोई क्यों बोलने से हिचकिचा रहा है? ये बात, एक छोटी सी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है कि नेपाल जैसा मुल्क जो आपके एक जिला के बराबर नहीं है, वो आप पे अगर जो फायरिंग कर रहा है और आप उसको रिटेलिएट नहीं कर पा रहे हैं, वार्ता कितने दिन वार्ता करेंगे? किससे किससे वार्ता करेंगे? हर बार वार्ता का फल निकलता क्या, किसी को पता तो लगे। एक साल से देश सुनते आ रहा है कि आर्मी कंट्रोल करते चला आ रहा है कश्मीर को। अब आर्मी का यही काम रह गया है क्या कि वो, हाँ, यही काम रह गया क्या कि लोकल को कंट्रोल करे? पुलिस कर क्या रही है? आपका इंटेलिजेंस करता क्या है? खाली इंटेलिजेंस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इर्द गिर्द है क्या? जी, बहुत दिन बाद वहाँ पे कश्मीरी पंडित थे सरपंच, उनकी हत्या हो गई। कोई एक शब्द बोला क्या? क्या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हमको बताएंगे, या उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल वहाँ जो बैठे हुए हैं, घर वापसी की ये वगैरह वगैरह? आप हमको बताइए ना कि आप कितने लोगों को पुनः स्थापित किए हैं अभी तक? और जिन लोगों को पुनः स्थापित किए हैं, अगर जो उनकी हत्या हो रही है, तो कल तक तो आप ये ब्लेम कर सकते थे कि वहाँ पे मुफ्ती की का सरकार है या उमर अब्दुल्ला का सरकार है। आज किस पे ब्लेम करें कि हत्या हो के करके लोग चला जा रहा है और प्रशासन सोया पड़ा है आपका? हैं कहाँ? आप इस बात को मान के चलिए कि हम लोग एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी में मोदी जी जहाँ इंटरेस्ट ले सकते हैं वहाँ लेते हैं, बाकी जगह पर इट इज़ ए टोटल केओस। डिपार्टमेंट के लोग को ही समझ नहीं आ रहा है हाउ टू हैंडल इट। ये पहली बार हमने सुना है कि आप किसी भी पदाधिकारी को अपने चमचागिरी करने के उपलक्ष्य में, विनोद राय को आपने पद्म भूषण बना दिया। क्या मिला कोल स्कैम में मोदी जी को, वही जाने। लेकिन पद्म भूषण बन गए, बैंकिंग बोर्ड के चेयरमैन बन गए, विनोद राय आईएएस में है। जी, हम ये जानना चाहें आपसे, हम पूछना चाहेंगे, जो आपका क्या इस पे अटेंशन रहेगा? आप क्या मांग करेंगे? क्या सबक सिखानी चाहिए? इसको लेके क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। सरकार से हमारा मांग ये है कि सबसे पहले तो आप एक स्पष्ट नीति तय करिए कि हमको कैसे पेश आना है किसके साथ। आप जब तक वो स्पष्ट नीति नहीं तय कर लेते हैं, तब तक कि आप इस काबिल नहीं हैं कि कोई भी कदम उठा सकें। आप अभी इस वक्त कंफ्यूज्ड हैं कि हम एरिया ऑफ कंसंट्रेशन मेरा कहाँ हो। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है
कि सत्ता में बैठे हुए, सेंटर में बैठे हुए लोग और उनके दल के लोग जो प्रदेश में बैठे हुए हैं, वो सब लोग देश से ज़्यादा स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा घातक है। इस बात पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए गृह मंत्री को भी। राजनाथ जी, हमको अच्छी तरह से याद है कि राजनाथ जी भी उस कुनबे में शामिल थे जो शिवराज पाटिल पर कहते थे कि दिन भर में 5 बार कपड़ा बदलते हैं। आज तो वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, दिन भर में 10 बार धोती कुर्ता बदलते हैं। एक बार हमको बता देंगे कहीं पर कोई प्रॉपर ऐसा एक्शन ले रहे हैं जिससे कि देश सुरक्षित अपने आप को महसूस करे। हर फ्रंट पर देश को आपने चारों तरफ से ओपन करके छोड़ दिया है और आर्मी को आप हर जगह इन्वॉल्व करते जा रहे हैं और उसको कोई राइट आप नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कोई एक फर्म एक्सटेंड तो आपको लेना होगा ना। बिल्कुल ललित जी, राजनीति का ये चुनाव का दौर है, सभी लोग वर्चुअल डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। वंचित समाज पार्टी साहब जिन किसानों की, ग्रामीणों की बात की है, कैसे चुनाव संभव हो पाएगा डिजिटल माध्यम से? जैसे लोग कर रहे हैं प्रचार प्रसार, क्या उस पायदान तक पहुंच पाएगा सारी इंफॉर्मेशन जो पायदान अभी भी कहीं ना कहीं खाना 2 जून की रोटी नहीं उनको मिलने की जो है मशक्कत करनी पड़ती है? आप इसमें अंशु जी बहुत स्पष्ट समझिए, सरकार की मंशा हमेशा यही रहती है कि हमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने चपरासी बना के रखा हुआ है। क्या इतना अनपढ़ और सठ कोई मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकता है कि देश में कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है वहाँ वो चुनाव करने की बात सोचे? जिस प्रदेश में 11 करोड़ की आबादी में, जिसका मुख्यमंत्री स्वयं ये कहता है कि अभी तक हमने 1 लाख आदमी की ही जांच किया है, जबकि उसके क्वारंटाइन सेंटर में 7.5 लाख आदमी ऑलरेडी है। वहाँ वो कह रहा है कि हम चुनाव कराएंगे। ये चुनाव आयोग है या प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ कोई उनका पब्लिसिटी कैंपेन कार्यालय? कभी सोचा इस चुनाव आयोग ने कि इस बिहार की आबादी में आज भी 83% पॉपुलेशन गांव में बसती है और उसमें से 67% ऐसा पॉपुलेशन है जिसको लिए रोजी रोटी एक मशक्कत का मुद्दा बना हुआ है। वो कहाँ से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनाव कराने की बात कर रहा है? कोई पूरे प्रदेश में आप घूम के देखिए, लोग अब ये मान के चल रहा है कि ये वोट लूटने का बीजेपी का जेडीयू के साथ मिला जुला एक कार्यक्रम होने वाला है, जिस कार्यक्रम के तहत आम आदमी के नाम पे वोट। समाज पार्टी क्या स्टैंड लेगी? वंचित समाज पार्टी क्या करेगी आगे इसके लिए? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं मुख्य चुनाव आयोग से मिलूंगा क्योंकि हम लोग पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज पार्टी हैं। मुख्य चुनाव आयोग को मिलना ही होगा हम लोगों से। हम प्रतिवेदन देंगे कि जब तक के कम से कम 50% पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट का जांच नहीं हो जाए तब तक के चुनाव कराने के बारे में सोचना भी जघन्य अपराध है। आज इस प्रदेश में 1,17,000, सरकारी आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 1,17,000 आदमी का ही सिर्फ जांच हुआ है, जिसमें से मुख्यमंत्री बहुत गर्वान्वित होकर कह रहे हैं कि 3,000 आदमी का मैं रोज करा रहा हूँ। आप कल्पना करिए कि यह आदमी कितना हृदय, इसका पाषाण हृदय का व्यक्ति है। इसको इस बात की चिंता नहीं है कि स्टेट कहाँ बुरा जा रहा है, स्टेट के लोग मर रहे हैं कहाँ पे। ये अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ कि हमारी सरकार बन जाए किसी तरह से वापस। 15 साल के बाद इस मुख्यमंत्री को याद आता है कि हमको उद्योग के लिए कुछ करना चाहिए, हमको किसान के लिए कुछ करना चाहिए, हमको मजदूर के लिए करना चाहिए। क्या कर रहे थे पिछले 15 साल से? लालू यादव का चमचागिरी कर रहे थे कि लालू यादव को बेच रहे थे? किसी ने कुछ पूछा इससे? बेशर्म की तरह टीवी पर रोज खड़ा हो जाता है कहने के लिए कि लोग का बात नहीं सुनिए, कंपेयर कीजिए कि हमने क्या किया। क्या किया तुमने भाई? मैं तो खुली चुनौती तुमको पिछले बार भी दिया है कि तुम 5 ऐसा काम गिनाओ मुझे जो तुमने किया है आम जनता के लिए। अभी तक तो तुमने जितना काम किया है अपने ठेकेदार बंधुओं को किया है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बहुत तीव्र घोषणा इन्होंने परसों किया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा शराबबंदी बंद रहेगा। अरे मूर्ख, तुम्हारे इस एक स्टूपिड स्टेप से 75% स्टूडेंट आज ड्रग पेडलिंग में लगा हुआ है और शराब ढोने का काम कर रहा है, शायद गांजा और चरस का पान कर रहा है।
तुमने ये कभी सोचा नहीं कि तुमने इस देश के बिहार में जहाँ बालू पानी के अलावा कोई एसेट नहीं है, उस प्रदेश में तुमने नौजवानों को ड्रग पेडलर बना दिया, शराब माफिया तुमने क्रिएट कर दिया, एक इंडस्ट्री ऐसा खड़ा कर दिया जिस इंडस्ट्री का काम हो गया है कि पैसा उगाही करे और तुम्हारे पास पहुंचाए। अधिकार नहीं है इस मुख्यमंत्री को एक पल भी बने रहने का। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ ललित मोहन जी थे, जो काफ़ी जो है गर्म इनका मतलब तेवर दिख रहा है सरकार की नीतियों के खिलाफ। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जी न्यूज़। सहयोगी सोनू के साथ अंशुल झा, जी न्यूज़ पटना।